जय हिंद फ्रेंड्स। आप सबों का आज से फिर से स्वागत है हमारे एग्जाम सिसु चैनल पे। आज से हम विजन आईएएस की जो कक्षा है उसकी करंट अफेयर मैगजीन की उसको आरंभ करने वाले हैं, जो जनवरी 2024 से उठा के मई में पीटी होने वाले यूपीएससी के वहाँ तक कराएंगे। इस कक्षा के माध्यम से आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तथा संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसे भी दिया जाएगा। आप लेक्चर अटेंड करके देखिए, आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगी। कुछ सुझाव रहे तो आप ज़रूर प्रस्तुत करें। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं भारत में अधिकरण प्रणाली। ये जो है जनवरी 2024 के है, ठीक है, वहाँ शुरू कर रहे हैं। अधिकरण प्रणाली यानी ट्रिब्यूनल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक होगा दोहरी नागरिकता पे कुछ न्यूज आए हैं, उस पर देखेंगे। फिर है तीसरा सुप्रीम कोर्ट की जो विधिक सेवा समिति है उस पर चर्चा करेंगे। और चौथा न्यूज होगा हमारा एमपी लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। एमपी लैट्स योजना के बारे में आपने सुना हो। आइए हम चौथे टॉपिक से ही शुरू करते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्राप्त होंगे, आप वहाँ पे भी संपर्क साध सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली एमपी लैट्स जो योजना लॉन्च करी थी ना भारत सरकार ने, ठीक है, उसके लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लाया गया। आप पहले समझते हैं एमपी लैट्स योजना क्या है। एक्चुअली क्या हुआ, सांख्यिकी जो कार्यक्रम मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय, उसने उसके तहत ये एमपी लैट्स योजना लाई की थी, जो कि केंद्र क्षेत्र की योजना थी। ये योजना आपको 1993 में लाई गई थी और लाई क्यों गई थी समझते हैं। इसमें कहा गया है कि हर एक सांसद को उसके अपने एरिया में विकास करने के लिए पर ईयर 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, मतलब पैसे दिए जाए अनुदान। और ये पैसा जो यदि आप खर्च नहीं कर पाएँ तो अगले साल के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी ये पैसा वापस नहीं जाएगा केंद्र को, बल्कि यदि आप पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाएँ तो ट्रांसफर हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको 100 रुपया दिया गया, इसका 15% यानी 15 रुपया जो है आपको एससी एरिया में यानी कि शेड्यूल कास्ट के एरिया में खर्च करने, और 7.5% एसटी के एरिया में खर्च करने। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपका, उसको ये राइट दिया गया और उसके लिए ये मतलब बाध्यकारी है, याद रखिए वर्ड बाध्यकारी है, कंपल्सन है कि आप जो भी योजना में पैसा खर्च हुआ है या जहाँ जहाँ काम हुआ है उसके 10% कार्य का आप जो उस कार्य किया है 10% जो नेताओं ने काम करवाए हैं सांसद महोदय ने, उसका आप पर्यवेक्षण करेंगे, ठीक से उसके क्रियान्वयन की जांच करेंगे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे। समझ में आ रहा है? ये 10% कामों का कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। अब सवाल उठता है कि इस पैसे का यूज कहाँ किया जाता है? जो एमपी लैट्स के तहत जो पैसे दिए जाते हैं उस पैसे का यूज कहाँ करते हैं? उस पैसे का यूज जो हम करेंगे वो करेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने में। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ का? जैसे सरकारी स्कूल बनवा दिए हैं, नल जल योजना चलवा दी है, कुछ इस तरीके से है ना, शौचालय बनवा दिए, इस तरीके से जो कि सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करते हो। समझ रहे हैं? सार्वजनिक कोई ऐसी संपत्ति का निर्माण करते हो जिस संपत्ति पे पूरे समाज का हक है। ये था एमपी लैट्स योजना। हुआ क्या कि इसी एमपी लैट्स योजना के क्रियान्वयन को देखने के लिए अब सांसद जो है खुद से पैसा चलो दे दिया अधिकारियों को, भाई तुम खर्च करो, वो तो गली गली जाकर देख नहीं सकता। पर इस योजना के तहत कितने काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं, उसको देखने के लिए ई साक्षी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लाया ताकि वो मॉनिटरिंग कर सके, उस योजना को ट्रैक कर सके, उस फंडिंग को ट्रैक कर सके, कहाँ पे खर्च हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, इस एमपी लैट्स योजना को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशंस लाया गया जिसको लॉन्च किया सांख्यिकी मंत्रालय ने। ये योजना जो आपका 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कर पढ़ देते हैं जल्दी से। निधि का उपयोग जो है सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे पेयजल हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया। 15% पैसा एससी के क्षेत्र में करना है, 7.5% एसटी क्षेत्र में खर्च करेंगे। निधि का व्यपगत नहीं होगा, इसका मतलब है बची हुई राशि अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। प्रति वर्ष जो है 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, जो 2.5 करोड़ रुपये के 2 किस्त में आते हैं। ठीक है, डीएम जो है कार्यान्वयन के तहत 10% काम का निरीक्षण अनिवार्य किया गया। उम्मीद है आपको बात समझ में अच्छे से आ गई है। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का विधिक सेवा समिति के बारे में, जिसको एससी सुप्रीम कोर्ट है ना, लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, ये क्या देखें, सुप्रीम कोर्ट का विधिक सेवा समिति, ये समझते हैं।
ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय किसको कहते हैं? एक ऐसा निकाय जो किसी कानून के तहत बनाया गया हो, ना कि संविधान के अंतर्गत। संविधान में दिया रहता है तो संवैधानिक निकाय है, या संविधान में अमेंडमेंट करके भी डाल देते तब भी संवैधानिक निकाय होता है। कोई अधिनियम के तहत बना है इसलिए इसका नाम विधिक निकाय है। ये जो है विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपका अधिनियम था, उसके 1987 की धारा 3A के तहत इसका गठन किया था। अब भैया आप जो विधिक सेवा समिति बना रहे हो, विधिक सेवा समिति, लीगल सर्विस कमेटी, ये काम क्या करेगी, क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस है कि आपका जो वंचित वर्ग है उसको निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना। वंचित वर्ग कौन है? जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस है, उसको गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई करा या लोकल एरिया में आइडेंटिफाइड रहते हैं, या कई बार अधिकारी भी करके रखते हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, कुछ कम्युनिटी कास्ट हो गई, या जो आदिवासी कम्युनिटी हो गई, जो वंचित हैं, जो डिप्राइव सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं इस समिति के मुख्य संरक्षक होते हैं। यानी इस समिति के मुख्य संरक्षण से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि यदि इस समिति ने कुछ भी निर्णय मतलब निर्णय ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो मुख्य संरक्षक होने के नाते सीजेआई इसको सलाह देंगे, जरूरत पड़ने पे इस पे कार्रवाई या दंड भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके सदस्य की बात करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 9 सदस्य होते हैं। इसमें इसमें जो एक अध्यक्ष होते हैं उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा न्यायाधीश ही हो सकता है, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो इसमें रहेगा। और 9 सदस्य जो हो उस चीफ जस्टिस इसको नॉमिनेट करते हैं। कुल मिलाकर देखिए विधिक सेवा समिति के बारे में हमने समझ लिया। इस पर सवाल आने के चांसेस हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। दोहरी नागरिकता का मसला देखते हैं क्या है। दोहरी नागरिकता को लेकर हाल ही में अपने फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया कि ये संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है। दोहरी नागरिकता होती क्या है देखिए, या बहु नागरिकता भी कह सकते हैं। यदि एक व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। भारत में क्या है कि यदि ये नागरिकता खत्म होने का क्या प्रावधान है, यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भारत की नागरिकता आपको स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक नियम है ना। जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, फिनलैंड में है, अल्बानिया में है, इजराइल में है, पाकिस्तान में भी है। याद रखिए पाकिस्तान में पूछ सकता है एटसेट्रा। भारत में जो है वो दोहरी नागरिकता पे प्रतिबंध है। ठीक है। लेकिन भारत कुछ प्रावधान करता है। जैसे भारत ने एक निकाला कि जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का होगा, जिसका मूल जो है वो भारत से होगा, उसके लिए हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड लागू करेंगे। ठीक है। पर ये कार्ड जो है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश के केस में लागू नहीं हो सकता है। अभी इसके पूरे प्रावधान समझेंगे। ओसीआई मतलब PIO समझे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसका भारतीय में मूल, आपके दादा परदादा छरदादा कोई भी हो तो भारत में पैदा हुए थे, उसके लिए हम OCI कार्ड आपको देंगे। ठीक है। यानी आप OCI कार्ड धारक बनेंगे। अब हम समझते हैं आगे चल के कि जो OCI कार्ड होते हैं इसको क्या क्या लाभ मिलता है। देखिए ये कार्ड जो है बहुउद्देशीय है, और इस कार्ड को यदि आप ले लिए हैं भारत सरकार से तो आप आजीवन वीजा के लिए पात्रता हो गए। ये जो है NRI जो होते हैं उसको सुविधा देता है। पर OCI कार्ड धारक व्यक्ति कृषि भूमि और बागान नहीं खरीद सकते। याद रखिएगा। इसकी पात्रता क्या है, यदि आपको OCI कार्ड लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के पात्र थे आप, या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक रह चुके हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके आने वाली संतानों को, पीढ़ियों को नागरिकता दी जाएगी। OCI कार्ड का उधारक कर सकते हैं। अब भैया आप OCI कार्ड ले लिए, ठीक है। आप समझते हैं दोहरी नागरिकता के क्या लाभ होते हैं। पहले आप दोनों देश के पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, दोनों देश के राजनीति में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जैसे इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ठीक है। यात्रा के लिए आपको वीजा प्राप्त करने की छूट होती है, और दोनों देश में आप रोजगार के अवसर में भागीदार रह सकते हैं। यानी कुल मिला के एक व्यक्ति के लिए 2 देशों में वहाँ पार्टिसिपेट करना, वहाँ ज़िंदगी जीना, या वहाँ से संसाधन को गेन करना आसान रहता है। कुल मिला के OCI के बारे में हमको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम अगला देखेंगे, ट्रिब्यूनल सिस्टम
भारत में अधिकरण प्रणाली पे बात करते हैं। ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या है? ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया था, उसमें कहा था कि जो आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम है वो सरकार को नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दे सकता भैया। जुडिशियल लॉ मेकिंग तो खैर ऐसे भी चर्चा का विषय हमेशा बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में समझते हैं क्या है? अधिकरण प्रणाली क्या है? ये एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है और ये इस निकाय में जो लोग होते हैं वो विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी स्पेशलिस्ट लोग बैठाए जाते हैं। समझते कैसे? जैसे आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुना होगा, वहाँ पे वही लोग बैठेंगे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ टाइम। और ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, वो कोर्ट के भार को, कोर्ट के बर्डन को, केस के बर्डन को कम करते हैं और डिसीजन भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में शायद टाइम लगे। ये जो ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है वो 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसमें आर्टिकल 323A और 323B जोड़ा गया था। 323A आर्टिकल आपका ये कहता है कि जो सांसद होते हैं वो लोक सेवक के लिए, यानी जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसके लिए एक प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर, जिसके लिए आपका नाम सुने होगा कैट के बारे में। ये जो कानून बनेगा, ये जो ट्रिब्यूनल्स डिसीजंस लेंगे वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पे लागू होंगे। दूसरा 323B जो है वो अनन्य विषय, यानी जो भी एक्सक्लूसिव पार्ट है, जैसे भूमि सुधार हो गया, ये सब हो गया, वो संसद के भी इसके अधिकार होंगे और राज्य विधानमंडल को भी इस पर अधिकार होंगे। क्यों समझते हैं? क्योंकि भारत में पावर तो सेपरेट है, केंद्र, सेंटर, स्टेट और ये जो बीच में कॉन्कोरेंट लिस्ट है उसमें। समझ में आ गया? विधानसभा जो है केवल 7वीं अनुसूची में वर्णित किसी विषय पे ही अपने ट्रिब्यूनल्स बिठा सकते हैं। अब समझते हैं ये जो ट्रिब्यूनल्स बैठते हैं, आपके अधिकरण बैठते हैं, न्यायिक अधिकरण, उसके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं। इसको दो तरह का क्षेत्राधिकार है। कुछ के पास विशिष्ट है, मतलब स्पेशल ही काम, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो वो केवल इन्वायरमेंटल इशू ही देखेगा, वो बिजनेस इशू नहीं देखेगा। कुछ जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है कि उसके नीचे वाले ट्रिब्यूनल्स या कोई अधिकरण या प्राधिकरण उसके पास अपनी कंप्लेन ले सकता है, यानी इसमें ये जो ट्रिब्यूनल्स है हायरार्की में काम करेगी। ठीक है? अपीलीय विवाद जो है, यदि आपने अपील किया है फिर भी आप ट्रिब्यूनल संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन चंद्र कुमार वाद में कहा गया कि आप केस को लेके हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात समझ में आ गई ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या काम चल रहा है? फिलहाल कह रहा है कि हाई कोर्ट के विकल्प, वर्तमान में जो अधिकरण काम कर रहे हैं या तो हाई कोर्ट के विकल्प के तौर पे काम कर रहे हैं या हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम कर रहे हैं। यानी एक जो है हाई कोर्ट के बराबर पावर रख के काम कर रहा है और एक हाई कोर्ट के नीचे काम कर रहा है। दो तरह से ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। अब जो आप ये अधिकरण बना रहे हैं इसका क्या महत्व है? पहला, इसमें न्यायिक विशेषज्ञता होती है, यानी जो व्यक्ति जज बन के जा रहा है वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी है या जो पैनल से बैठे लोग हैं वो बहुत सारे योग्यता रखते हैं, यानी स्पेशलिस्ट है। इससे कोर्ट का बर्डन घटता है और डिसीजंस में एक्यूरेसी आती है ना। दूसरा, जल्दी समाधान मिल जाता है। लंबित मामले जो है, जो भी लंबित मामले हैं देर तक चलने वाले, उसको जल्दी से निपटाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भौगोलिक पहुंच। कोर्ट हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स हम कुछ कुछ एरिया पे बना सकते हैं, जगह देख देख के बना सकते हैं, यानी इसका विस्तार हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो खर्च भी कम लगता है ना, पूरा कोर्ट का सिस्टम बिठाने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, पैसे भी खर्च होंगे। और इसमें सेवा मामले में दक्षता होती है, जैसे कैट का बारे में आप बता सकते हैं। कैट काफ़ी अच्छा काम करे प्रशासनिक अधिकारी को लिए, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। स्वतंत्रता का अभाव है भैया। ट्रिब्यूनल्स के जज को अपॉइंट करते हैं कौन? कई बार सरकार भी करती है ना? इसमें सरकारी हस्तक्षेप होते हैं, और यदि सरकारी हस्तक्षेप होते हैं तो पृथकतावाद का जो सिद्धांत है, पृथकीकरण का सिद्धांत है न्याय का, उसका तो अनुपालन हुआ ना भाई, पालन नहीं हो पा रहा ना। क्यों? अब वो जो काम जज को करना चाहिए, कोर्ट को करना चाहिए, वो सरकार कर दी, तो सरकार का हस्तक्षेप की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। और सबसे बड़ा चिंता की बात है कि लंबित मामले इसमें अभी भी हैं। जैसे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है उसमें अभी भी 18,000 के आसपास केसेस हैं, और इसके कम कार्यकाल होते हैं, यानी जो जिसके जज होते हैं ना वो जल्दी से हट जाते हैं कई बार।
ठीक है। प्रक्रिया में एक रूपता का अभाव है, कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई डिसीजंस, सेम काम के लिए दो ट्रिब्यूनल्स हैं, एक ट्रिब्यूनल्स ने दिल्ली में बैठा कुछ दे दिया, एक मुंबई वाला कुछ दे दिया, है ना, एक रूपता नहीं है, यूनिटी नहीं है। फिर क्षेत्राधिकार में ओवरलैपिंग में है, क्यों समझते हैं? ऐसे मान लीजिए कोई काम है जो हो सकता है वन विभाग के अंदर भी आ रहा हो, और हो सकता है वो केस जो है, वो सेम केस जो है उसका कुछ क्षेत्राधिकार जो होगा वो आप उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस लाइन में भी आ रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स वाला इसको डील करेगा या इन्वायरमेंट वाला डील करेगा, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी तकनीकी सदस्य होते हैं उनके पास कानूनी योग्यता का अभाव होता है। आप इन्वायरमेंटलिस्ट बिठा दिए, पर हो सकता है उसको कानून की जानकारी थोड़ी कम हो, संभावना है ऐसे। अब इसके समाधान क्या है? प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई, सॉल्यूशंस बताइए। आप जज के जो उसमें जो जज बैठ रहे हैं उसके स्वतंत्रता में वृद्धि कर दीजिए, मतलब उसके कार्यकाल की सुरक्षा दे दीजिए उसको। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना कीजिए, जो जुडिसी कोई ऐसा कमेटी बनाइए जो इसमें लोग भेजिए अपने। टाइम टू टाइम प्रशिक्षण कराइए, समय पर नियुक्ति कीजिए और काम का मूल्यांकन कीजिए, और क्षेत्राधिकार जो है उसको स्पष्ट कर दीजिए। कुछ तथ्य देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि जो AFT हैं यानी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हैं, उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया था सरकार को कि आप एडवोकेट जनरल की ऐसे नियुक्ति करें, कुछ ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं आप नहीं दे सकते हैं। हमने टॉपिक की शुरुआत यहीं से कर दी। जो आपका AFT है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये 2007 में बना था, और ये थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौ सेना अधिनियम 1957 से शक्ति प्राप्त करता है। आप आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में तभी जा सकते हैं जब आपको किसी सेना न्यायालय के खिलाफ कोई अपील करनी हो, मतलब सैनिक न्यायालय ने आपको कोई सजा दे दी है तो आप वहाँ जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि हाँ, जो आपका ये ट्रिब्यूनल सिस्टम है वो हाई कोर्ट के तहत आर्टिकल 226 के अधीन होगा। समझ में आ गया? आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, खत्म हो जाएगा ये। भारतीय अधिकरण प्रणाली का विकास के बारे में समझते हैं। 1941 में आयकर अपील ये नाम का एक क्षेत्राधिकार अधिकरण बनाया गया था। भारत का पहला ट्रिब्यूनल यही था। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, तब 323A और 323B जोड़ा गया था। 1980 में कैट बनाया गया था, फिर प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण बनाया गया था। 2017 में अधिकरणों का विलय किया गया था, बहुत सारे अधिकरण का, और 26 से घटाकर 19 कर दिया। जो सेम काम कर रहे थे वैसे अधिकरण को, वैसे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। 2021 में क्या हुआ, जो आपका अधिकरण है उसके सुधार अधिनियम लाए गए, और फिल्म प्रमाणन हो गया, बौद्धिक संपदा के लिए जो अधिकरण थे इन सबको खत्म कर दिया गया, और पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चंस हो तो नोट कर लीजिए कि भारत में अधिकरण प्रणाली जो है वो किस प्रकार हमारे न्याय व्यवस्था को और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा सकती है। आप इस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी PYQ में मैं कल से ऐड कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे भेजिए। इस प्रकार मैं विजन IAS के करंट अफेयर का बर्डन हटा दूंगा, क्योंकि जनवरी के बाद आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, 365 का वेट करते रहते हैं, और सबको पता है कि लास्ट टाइम रट के भी मर जाइएगा पर कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए मल्टीपल टाइम्स। हाँ, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे रादर देन टू कंप्लीट अ मल्टीपल सोर्सेज। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।